ओके, आज अपने को स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम कोई होमवर्क थोड़ी दिया है। लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था। ओके फाइन। तो आज अपने को स्टार्ट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड उसके बेसिस पे अपन कुछ सम सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी स्टार्ट करे। यस। हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा वॉइस सिलेक्ट कर रहा है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा वॉइस सिलेक्ट कर रहा है क्या? एलिशिया, अनविता, डायरेक्ट मैसेज मत करो प्लीज। मैसेज टू एवरीवन करो ऑलवेज। मेरा वॉइस लैग नहीं कर रहा ना बिल्कुल भी?
तो next we will see law of conservation of mass. Law of conservation of mass in any physical and chemical चेंज. अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, तो मास को तुम ना तो क्रिएट कर सकते हो, मास को ना ही तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो. जो सब्सटेंस का मास इनिशियल था वही सब्सटेंस का मास फाइनल भी रहेगा. In any physical and chemical change, mass can neither be created nor be destroyed. The sum of masses of all the substance present in reaction vessel remains conserved. कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो जो सम पहले था रिएक्शन के पहले, जो रिएक्टेंट का मास था वही प्रोडक्ट का मास रहेगा. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट का पहले मास था एंड जो प्रोडक्ट का अभी मास है, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. मास हमेशा कंजर्व रहेगा, तो मास को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, तो ऐसा होगा. अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, some mass of product, some mass of reactant is converted into energy. So mass of reactant is always greater than mass of product. कुछ मास जो होगा रिएक्टेंट का क्या होगा, वो तुम्हारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में. तो रिएक्टेंट का मास हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, प्रोडक्ट के मास से. कितना मास कन्वर्ट होगा, क्या होगा, वो सब कुछ दैट वी विल सी इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री. दैट वी विल सी इन द न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला एक सेक्शन आएगा, वहां पर अपन वो चीजें कवर करने वाले हैं. वो 12th का सेक्शन, उसको अभी नहीं देख रहे हैं. एंड तुम सबको बैलेंसिंग करना आता है रिएक्शन का, यस. कैन यू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, यस, नो. तो जो बैलेंसिंग होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही डिपेंड करता है. जो बैलेंसिंग वाला पार्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही डिपेंड करता है. वो भी प्रूफ भी कर दूंगा. सबसे पहले तो ये हो गया. उसके बाद स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट. अगर सपोज तुमने ये लेट से ये रिएक्शन लिखा, ठीक है, N2 plus H2 it will give twice, it will give NH3. क्या ये रिएक्शन अभी बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन अभी बैलेंस है, क्या, यस, नो. दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ठीक है. और मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ N2 है और 1 मोल ऑफ H2 है, उससे 1 मोल ही. देखो कोएफिशिएंट क्या है सबका, 1. इसको बोलते हैं, जो इस फॉर्मूले के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. N2 का स्टोइचियोमेट्री 1 है, H2 का स्टोइचियोमेट्री 1 है, NH3 का भी स्टोइचियोमेट्री कितना है, 1. तो 1 मोल ऑफ N2 1 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करके कितने मोल्स बनाएगा, 1 मोल NH3 फॉर्म करेगा. जो स्टोइचियोमेट्री होता है वहां से ये चीजें डिसाइड होती है. अभी मैंने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है. T इज इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट किया है. और T इज इक्वल टू 100% का मतलब रिएक्शन फिनिश कर रहे हैं. T इज इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन क्या है, स्टार्ट. और T इज इक्वल टू 100% का मतलब रिएक्शन क्या करके रखा है मैंने, फिनिश. तो मैंने 1 मोल ऑफ N2 1 मोल ऑफ H2 लिखा है और 1 मोल ऑफ NH3 क्या और हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, क्लियर. तो अगर N2 का 1 मोल है तो उसका वेट कितना होगा N2 का. अगर मैंने N2 का 1 मोल लेके रखा तो वेट कितना होगा N2 का. वेट होता है मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट. तो वेट कितना होगा N2 का, कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू 28, 28 ग्राम. वैसे मोल्स H2 का कितना हो, सॉरी वेट H2 का कितना होगा. तो 2 इज इक्वल टू 0 पे टोटल वेट कितना होगा.
अगर मोल्स NH3 का 1 है तो वेट कितना होगा NH3 का? अगर मोल्स NH3 का 1 है तो वेट कितना होगा? मोल्स इंटू 17। तो वेट फाइनल कितना है? क्या वेट इनिशियल और वेट फाइनल सेम है क्या? इसका मतलब अगर तुमने कभी भी ऐसे बैलेंसिंग के बिना अगर ऐसे किया तो इसका मतलब ये सही नहीं आएगा, मास कंजर्व नहीं। हाँ, इसका मतलब जो 1 1 मोल अज्यूम किए हैं वो मैंने गलत अज्यूम किया। अब देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंसिंग तो सबको आता है ना, 1 3 and 2? यस, यस, नो? अबव रिएक्शन बैलेंस नहीं था, बट क्या ये रिएक्शन अभी जो लिखा है वो बैलेंस है? इसका मीनिंग क्या होता है? जो ये आगे वाला नंबर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म करेंगे। 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म करेंगे। यस, तो 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके तुम्हारे पास 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म करेंगे। इसका मतलब रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1:2 3:2। तो जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते टाइम जिस भी मॉलिक्यूल के जो आगे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और कोई भी रिएक्शन जो होती है उसी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है। तो मोल्स हमेशा इसी रेशियो में होंगे। अब तुम एक चीज देखो, सर ऐसा ही क्यों होता है, उसका रीजन देखो। वेट ऑफ N2 कितना होगा अगर N2 के 1 मोल है तो? वेट ऑफ N2 28 ग्राम। वेट ऑफ H2 कितना होगा? उसके 3 मोल्स है। तो वेट इनिशियल कितना होगा? और वेट ऑफ NH3 कितना होगा? तो वेट फाइनल कितना हो जाएगा? क्या वेट इनिशियल और वेट फाइनल सेम है क्या? क्या वेट इनिशियल वेट फाइनल सेम है क्या? इसका मतलब जो केमिकल बैलेंसिंग जो भी करते हैं ना वो हमेशा इसी तरीके से अपने को करना होता है। अगर तुमने N2 का आगे जो नंबर लिख रहे हैं उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म करेगा। क्लियर? 1 मोल ऑफ N2 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म करेगा। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस, नो? तो केमिकल अब रेशियो हमेशा यही रहेगा 1:3:2। अगर तुमने N2 के 2 मोल्स लिए होते तो H2 के कितने मोल्स बनते, कितने रिक्वायर्ड होते? अगर N2 के 2 मोल्स लिए होते तो H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होते? 6। और NH3 के कितने मोल्स फॉर्म होते? 4। गुड। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर तुमने कभी भी N2 के 2 मोल्स लिए हैं तो H2 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? N2 के H2 के हो जाएंगे 3 × 2 6 मोल्स।
अगर N2 के 2 है तो NH3 के कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे? अब ये पर एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, अगर NH3 के 6 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं तो H2 के कितने रिक्वायर्ड होंगे? NH3 के 6 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं तो H2 के कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम 4 9 9, ओके 9 मोल्स ऑफ H2, वेदांत का आंसर है, बाकी किसी का? एलिशिया 9। देखो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करते टाइम, तो इसको ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद एक फॉर्मूला भी लिखेंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास इन दोनों को देखो, N2 और H2 फाइंड आउट करना, N2 गिवन, सॉरी NH3 गिवन है, H2 फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, गिवन NH3 और फाइंड आउट H2 करना है, NH3 के 2 के लिए H2 रिक्वायर्ड है 3, यस और नो? क्या NH3 के 2 के लिए H2 3 रिक्वायर्ड होगा? यस। तो NH3 के 1 के लिए H2 कितना रिक्वायर्ड होगा? NH3 के 1 के लिए H2 कितना रिक्वायर्ड होगा? पर अपने पास एक्चुअल NH3 है कितना? अपने पास एक्चुअल NH3 है कितना? 6। तो 6 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? यस। फिर से करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। मैं इसके बाद एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, सो डोंट वरी। अब देखो, तो इसका मतलब अगर इसके 6 है, इसके मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? 9 मोल्स। अगर NH3 6 है तो N2 कितना रिक्वायर्ड होगा? अब इसको देखो, अगर NH3 2 है तो N2 कितना रिक्वायर्ड होगा? अगर NH3 2 है तो N2 कितना रिक्वायर्ड? 1। तो अगर ये 1 होगा तो कितना रिक्वायर्ड होगा? 1 होगा तो कितना रिक्वायर्ड होगा? हाफ। बट एक्चुअल में NH3 है कितना? 6। तो 6 है तो कितना रिक्वायर्ड होगा? पहले थोड़ा इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर एक फॉर्मूले के ऊपर भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर H2 5 गिवन है, मोल्स ऑफ H2 कितना गिवन है? 5। तो मोल्स ऑफ N2 कितना रिक्वायर्ड होगा? अब ये सोचो एंड सही बताओ। सही तो। 3.33, 5/3, 2 into 2, 5 into 2/3, 5/3। देखो, सबसे पहले नंबर देखो यार, स्टोइचियोमेट्री। H2 के 3 के लिए N2 कितना रिक्वायर्ड है? अगर H2 3 है तो N2 कितना रिक्वायर्ड है? 1। तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना रिक्वायर्ड?
अगर ये 1 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 रिक्वायर्ड है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना रिक्वायर्ड होगा? 1/3। तो 5 के करस्पॉन्डिंग कितना रिक्वायर्ड होगा? यस। डन। अब NH3 बताओ, NH3 कितना बनेगा? अगर 5 मोल्स ऑफ H2 है तो NH3 कितना बनेगा? ओके वेदांत, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके अनन्या, ओके अनविता, रुचिर, ओके अनीशा, ठीक है। क्या करना है? अभी तुमको थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया तो मिल रहा है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो H2 के 3 के करस्पॉन्डिंग NH3 कितना है? 2। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 2/3। तो 5 के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 5 इंटू 2/3, 10/3। डन। यस नो। लेट्स एक ऐसा रिएक्शन देख। लेट्स से ये रिएक्शन है, A टाइम्स ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ B इट विल बी C टाइम्स ऑफ C प्लस D टाइम्स। तुमको A के मोल्स, हेलो, तुमको A के मोल्स गिवन है X, यू वांट टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ B। तुमको A के मोल्स गिवन है X मोल्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ B। तो B के कितने मोल्स होंगे? कितना होगा? X इंटू A/B। अनन्या इससे ध्यान से चीजें सुनी नहीं रहे। बच्चे, A के रेस्पेक्ट में B कितना होगा? स्मॉल b, यस और नो? अगर तुमने ये स्मॉल a लिया तो ये स्मॉल b बनेगा, यस। तो 1 के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा? 1 के रेस्पेक्ट में बनेगा B/A। तो x के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा? B/A इंटू एक्स, यस और नो? क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? अब तुमको नहीं समझ में आता तो एक चीज देख, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए इनटू मोल्स ऑफ बी, यस सर? स्टोइचियोमेट्री ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए इनटू स्टोइच मोल्स ऑफ बी। तो क्या मेरे पास ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा क्या?
मोल्स जिसके फाइंड आउट करने हैं इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री जिसका गिवन है इनटू मोल्स जिसके गिवन है। यस, मोल्स जिसके फाइंड आउट करने हैं इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री जिसका गिवन है इनटू मोल्स जिसके गिवन है। यस, यस, नो। तो आज के बाद ऐसे ही करना है। तो बताओ, तुम डायरेक्टली सी के बता सकते हो क्या सी के कितने मोल्स बनेंगे? सी का फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर, जो जो गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री नीचे इनटू मोल्स जिसके गिवन है। तो बताओ सी के कितने मोल्स बनेंगे अगर ए के एक्स मोल्स गिवन है? कितना बनेगा सी के? तो सी के फाइंड आउट करना है तो सी का स्टोइचियोमेट्री, सी के फाइंड आउट करना है तो सी का स्टोइचियोमेट्री अपॉन जिसके गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री इनटू जिसके मोल्स गिवन है वो। अगर मुझे डी के फाइंड आउट करना है तो डी का स्टोइचियोमेट्री अपॉन जिसके गिवन है इसका स्टोइचियोमेट्री इनटू एक्स। यस, क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? जिसके फाइंड आउट करने हैं उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर, उसके बाद जिसका गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री नीचे इनटू मोल्स जिसके गिवन है, दैट्स इट। यस, नो। तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो, H2 के 5 गिवन है और N2 के फाइंड आउट करना था। तो N2 का फाइंड आउट करना तो N2 का स्टोइचियोमेट्री 1 अपॉन H2 का स्टोइचियोमेट्री 3 इनटू H2 के मोल्स 5। तो 5/3। क्या अब ये इजी लग रहा है? यस, नो। हेलो। अब नेक्स्ट बताओ, NH3 फाइंड आउट करना था तो NH3 का स्टोइचियोमेट्री कितना है? NH3 का स्टोइचियोमेट्री कितना है? NH3 का स्टोइचियोमेट्री है 2 डिवाइडेड बाय जिसका गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री कितना? 3। और गिवन के मोल्स कितने हैं? तो कितना आ जाएगा ये? 10/3। क्लियर? यस, नो। ये सारा कैलकुलेशन हो गया। तो मेथड 1 तो ये हो गया, यही अपने को याद रखना है जो ये फॉर्मूला मैंने गिवन देख के रखा है, जो ये वाला फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे अपन
सब कुछ मोल्स फाइंड आउट, जिसका फाइंड आउट करना है उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर डिवाइडेड बाय जिसका गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री नीचे इनटू मोल्स जिसके गिवन है, दैट्स इट। यस नो। तो क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकता हूँ क्या? क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मोल्स फाइंड आउट अपॉन स्टोइचियोमेट्री जिसका फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू मोल्स गिवन अपॉन स्टोइचियोमेट्री जिसका गिवन है? यस यस नो। ओके, इसका मतलब ऊपर वाली रिएक्शन को फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, moles of N2 reacted upon stoichiometric coefficient of N2, जिसके मोल्स है उसका स्टोइचियोमेट्री नीचे, moles of H2 reacted upon stoichiometry of H2 और moles of NH3 reacted upon stoichiometry of NH3, yes or no? जिसका मोल्स ऊपर रख रहे हो उसका स्टोइचियोमेट्री नीचे, फाइंड आउट, फाइंड आउट, यस यस नो। यस नो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ N2 reacted upon stoichiometry of N2 1, moles of H2 reacted upon stoichiometry of H2 3, moles of NH3 form upon stoichiometry of NH3 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस नो। जिसके मोल्स उसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, इक्वेट करते जाओ। इसका मतलब फिर मैं इस इक्वेशन को भी ऐसा लिख सकता हूँ, जो A टाइम्स ऑफ A था, तो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अपॉन स्मॉल a, मोल्स ऑफ B रिएक्टेड अपॉन स्मॉल b, मोल्स ऑफ C फॉर्म्ड अपॉन C, प्रोडक्ट के लिए फॉर्म, रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेड, अपॉन मोल्स ऑफ D फॉर्म्ड अपॉन स्मॉल b। यस, क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? बट अपने को मेथड 2 याद नहीं रखा, अपन मेथड 1 से ही कर लेंगे, मेथड 2 ऐसे बताया है तो वो बहुत सारी बुक्स में ऐसा गिवन। मेथड 2 जो होगा, सॉरी 1 जो है वो ज्यादा इजियर होगा एज कम्पेयर टू मेथड 2। क्लियर? यस नो। ओके, क्या मेथड 1 में किसी को कुछ डाउट है तो बता दो यार अभी। अगर H2 के 5 मोल्स है तो N2 कितना रिक्वायर्ड होगा, इस इक्वेशन से देखो, इन दोनों को इक्वेट करो, अगर H2 के है तो N2 का कितना रिक्वायर्ड होगा, 5/10। अगर H2 के 5 है तो NH3 का कितना रिक्वायर्ड होगा, तो इन दोनों को इक्वेट करो, अगर H2 5 है तो NH3 कितना रिक्वायर्ड होगा, 10/3। यस यस नो। ओके चल, बट हमेशा अपन मेथड 1 ही याद रखेंगे। अब तुम मुझे बताओ, अगर लेट से ये रिएक्शन है, इसमें B के मोल्स गिवन है Y, तो C के कितने मोल्स बनेंगे? ये सबका अब सही आना चाहिए यार। अगर D के Y मोल्स गिवन है तो C का कितना आना चाहिए मोल्स? अगर D Y है तो C के मोल्स कितने फॉर्म हैं?
तो सी के फाइंड आउट करना है, तो सी का स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय डी का स्टोइचियोमेट्री स्मॉल डी इंटू वाई। अब बताओ बी के कितने। हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? क्या ये रिएक्शन KClO3 को हीट करोगे तो मिलता है KCl+O2? क्या ये रिएक्शन अभी बैलेंस है क्या? क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस है? यस। तो एग्जाम में तुमको ये नहीं सोचना है कि यार ये रिएक्शन तो अभी बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के 3 एटम प्रोडक्ट साइड है, ऑक्सीजन के 3 एटम रिएक्टेंट साइड भी है। तो प्रोडक्ट साइड भी 3 है और रिएक्टेंट साइड भी 3 है। ठीक है। तो इस तरीके की पोटेशियम रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, Cl रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। ठीक। वेट। एक मिनट रुकना।
Hello, am I audible? तो अगर तुमको इलेक्ट्स को बैलेंसिंग ऐसे कर लिया कि KCl3 इट विल गिव KCl प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ O2, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 1, इसका स्टोइचियोमेट्री 3/2। अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिएक्शन आएगा 2 टाइम्स ऑफ KCl3 इट विल गिव 2 टाइम्स ऑफ KCl प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2। यस नो? तो ये वाला बैलेंसिंग भी सही है और ये वाला बैलेंसिंग भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम अभी जो स्टोइचियोमेट्री वाली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, स्टोइचियोमेट्री पे प्रॉब्लम है, तुम दोनों रिएक्शंस का भी यूज कर सकते हो, जिसके साथ भी तुम कन्वीनियंट फील कर रहे हो, उन दोनों में से किसी से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके ओके। यस नो? अच्छा, पर अगर एग्जाम में पूछा कि इन दोनों में से करेक्ट बैलेंसिंग कौन सा है, तो फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला? सेकंड। अगर करेक्ट बैलेंसिंग पूछा तो सेकंड वन करेक्ट बैलेंसिंग होगा, बट सॉल्विंग तुम दोनों से कर सकते हो। अगर एग्जाम में दोनों इक्वेशन देके रखे, पूछा कि करेक्ट वन कौन सा, तो विल से सेकंड वाला, क्योंकि कभी भी मॉलिक्यूल्स जो होंगे या फिर वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। 3/2 O2 कभी भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकते O2 के मॉलिक्यूल्स। अगर बैलेंसिंग पूछा तो मैं सेकंड लिखूंगा, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो फर्स्ट और सेकंड किसी से भी कर सकता हूँ। तो लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो मोल्स ऑफ O2 फॉर्म हो रहे हैं वो 4 मोल्स है, तो मोल्स ऑफ KCl कितना होगा बताओ? अगर O2 4 मोल्स है तो KCl कितना होगा? अगर O2 4 मोल्स है तो मोल्स ऑफ KCl कितना होगा? 6? नहीं यार, 6 कहाँ से होगा यार? बच्चे KCl फाइंड आउट करना, जो फाइंड आउट करना उसका स्टोइचियोमेट्री न्यूमेटर में लिखेंगे। तो KCl का स्टोइचियोमेट्री 2 डिवाइडेड बाय O2 का स्टोइचियोमेट्री 3 इंटू 4, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 8/3 मोल। वही अगर यहाँ पे करूंगा तो अगेन KClO3 का स्टोइचियोमेट्री कितना है? 2 डिवाइडेड बाय O2 का स्टोइचियोमेट्री 3 इंटू O2 के मोल्स।
कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से भी 8/3। क्या ये सेक्शन सबको क्लियर? जिसका फाइंड आउट करना है उसका स्टोइचियोमेट्री ऊपर, डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसका स्टोइचियोमेट्री इनटू मोल्स, दैट्स इट। डन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्व रहता है, मोल्स कंजर्व रहता है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में मास कंजर्व रहता है, मोल्स? मास कंजर्व रहते हैं, मोल्स कंजर्व नहीं रहते। कि कभी कभी बच्चों को ये भी डाउट आता है, देखो सर आपने N2, देखो ये फर्स्ट एक, सर आपने N2 1 लिया, H2 3 लिया, तो टोटल 4 मोल्स हैं, पर NH3 तो 2 ही बन रहा है, तो 2 मोल्स कहाँ गए? कुछ कुछ बच्चे ऐसे डाउट भी पूछते हैं, सर 1 मोल N2 लिया और 3 मोल्स H2 लिया, टोटल 4 मोल्स थे, बट अभी NH3 के 2 ही मोल्स हैं, तो 2 मोल्स कहाँ गए? एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मोल्स कंजर्व नहीं रहते, मास कंजर्व रहता है। क्लियर? यस नो? और अपने को जो रिलेशन पता है, जो भी रिलेशन पता है, वो मोल्स मोल्स का रिलेशन पता है या मास मास का रिलेशन पता है? रिलेशन जो भी पता है वो मोल्स मोल्स का रिलेशन पता है या मास मास का रिलेशन पता है? कहाँ से मास मास का? ऊपर देखो ना, अभी जो रिलेशन, ये रिलेशन, ये मास मास का रिलेशन है, मोल्स मोल्स का रिलेशन? तो फिर मास मास का रिलेशन थोड़ी है, मोल्स मोल्स का रिलेशन है। डन। अगर मुझे किसी भी एक रिएक्टेंट के मोल्स पता है तो मैं दूसरे प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी भी एक रिएक्टेंट के मोल्स पता है तो मैं दूसरे रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस और नो? हाँ, स्टोइचियोमेट्री पता होगा तभी वेदांत कर पाएंगे, बैलेंसिंग करने के बाद ही, बिकॉज अपने को मोल्स मोल्स के बीच में रिलेशन पता है। यस? यस नो? चलो, अगर तुम्हारे पास जो है, लेट्स से तुमको वेट गिवन है, तुमको किसी भी रिएक्टेंट का वेट गिवन है, तो क्या तुम वेट से मोल्स निकाल सकते हो क्या? डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर तुमको नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन है तो क्या मोल्स निकाल सकते हो क्या? डिवाइड बाय एन। अगर तुमको किसी भी गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे गिवन है तो क्या तुम मोल्स निकाल सकते हो क्या? यस। तो तुमको आज के बाद एक चीज ये ध्यान रखना है, कोई भी रिएक्टेंट है या फिर कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, वेट गिवन हो, नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तुमको सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करने हैं, यस? जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूले का यूज करके। ओके। और उसके बाद जो भी मोल्स मोल्स रिलेशन है उसके बेसिस पे क्या तुम जो गिवन था उसके मोल्स गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उसका मोल मोल रिलेशन से मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? अगर मुझे स्टोइचियोमेट्री पता होगा तो, जो भी गिवन है अगर मुझे इसको मोल्स पता है तो जो भी फाइंड आउट करना है उसके मोल्स भी मैं लिख सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है तुम्हारे पास? मोल्स पता हो, मतलब स्टोइचियोमेट्री पता होना चाहिए। अगर मुझे किसी जिसका भी फाइंड आउट करना है उसके मोल्स पता है, उसके मोल्स पता है, तो क्या मैं उसका वेट निकाल सकता हूँ? कैसे? मोल्स इनटू मोलर मास, यस। क्या नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल सकता हूँ?
क्या नंबर ऑफ एंटिटीज फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस। क्या वेट फाइंड आउट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट कर सकता हूँ एनटीपी पे? यस। यस, नो। तो इसको अपन एक बार फिर से देखते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास ये रिएक्शन, सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं। N2 plus H2, it will give NH3, 1, 3 and 2। यस। अगर मुझे N2 का वेट पता है, तो अगर मुझे N2 का वेट पता है तो क्या मैं N2 के मोल्स निकाल सकता हूँ? अगर मुझे N2 के मोल्स पता है तो क्या मैं NH3 के मोल्स निकाल सकता हूँ? अगर मुझे NH3 के मोल्स पता है तो क्या मैं NH3 का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ? फिर से रिपीट करते हैं। अगर लेट्स अज्यूम कि मुझे NH3 का वॉल्यूम पता है, सॉरी, अगर मुझे NH3 का वॉल्यूम पता है तो क्या मैं NH3 के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ? अगर मुझे NH3 के मोल्स पता है तो क्या मैं H2 के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ? और अगर मुझे H2 के मोल्स पता है तो क्या मैं H2 का वेट फाइंड आउट कर सकता हूँ? मतलब सिंपल चीज है क्या? जहां पे बच्चों को मोल कंसेप्ट के नाम पे सबसे ज्यादा डर लगता है वो यही चीज है। ये टेबल है, इसके बेसिस पे तुम कुछ भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इसके लिए कुछ भी बुक्स मत पढ़ना, क्योंकि बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले देके रखे हैं। मोल मोल रिलेशन, सॉरी वेट वेट रिलेशन, वेट वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, वैसा कुछ भी नहीं करना है। तुमको सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बेसिस पे तुमको सारी चीजों पे कमेंट करना है। क्लियर? यस, नो। अब ये प्रॉब्लम, यू हैव 4 मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 को हीट करने पे KClO3 की हीटिंग से तुमको KCl मिलेगा और O2 मिलेगा। KClO3 की हीटिंग से तुमको KCl मिलेगा, एक मिनट। KClO3 की हीटिंग से तुमको KCl मिलेगा और O2 मिलेगा। तुमको फाइंड आउट क्या करना है? यू वांट टू फाइंड आउट वेट ऑफ KCl कितना होगा, वेट ऑफ O कितना फॉर्म होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना फॉर्म होगा एनटीपी पे। पोटेशियम का वेट दे के रखा है, एटॉमिक वेट 13। एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम इज 39। क्या रिएक्शन बैलेंस है? पहले मुझे मोल्स ऑफ KCl बताओ, मोल्स ऑफ KCl और मोल्स ऑफ O2 कितने बने?
रिएक्शन देखो अभी तो बैलेंस नहीं है, बट क्या रिएक्शन अभी बैलेंस है? सब लोग बताओ, मोल्स ऑफ KCl कितना बनेगा? क्या लिखूंगा? 1/1 इंटू 4। और मोल्स ऑफ O2 कितना बनेगा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ KClO3 इंटू 4। कितना हो जाएगा ये? 6। तो जो भी मोल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है उससे दूसरे का मोल्स फाइंड आउट कर लो, और वंस यू गेट द मोल्स उसके बाद वेट KCl का फाइंड आउट करना। तो KCl के वेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? KCl के वेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 4। मोलर मास कितना है? 74.5। ये आ जाएगा 298 ग्राम। ओके। यस, नो? वेट ऑफ O2 कितना बनेगा? वेट ऑफ O2 6 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना है? 30। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना बनेगा एट एनटीपी? वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा एट एनटीपी? तो मोल्स पता है, वॉल्यूम निकालना है। मोल्स कितने पता है अपने को? 6। इजी है। इस क्वेश्चन में मैंने हेल्प कर दिया, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन देके रखा हूँ, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो, उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के मोल्स, वेट, वॉल्यूम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। यस। ओके देन, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। To get 200 gram of SO3, find out the weight of SO2 required and volume of O2 required at NTP and number of oxygen atom required. And number of oxygen atom required. तो इसका मतलब रिएक्शन गिवन नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो वेट अगर SO2 का चाहिए और वॉल्यूम अगर O2 का चाहिए, एक्चुअल में SO2 एंड O2 दो था रिएक्टिंग, तो अगर वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो तुमको वॉल्यूम चाहिए O2 का एनटीपी पे। एक मिनट। और तीन क्वेश्चन करने हैं, हर का एटॉमिक वेट 30। टेक 5 मिनट्स का टाइम, फिर साथ में डिस्कस करते हैं।
320, 66 and 15 टाइम्स ऑफ Na। बच्चे SO3 का मॉलिक्यूलर वेट 80 होगा। अच्छा तुम लोगों ने ये गलती किया है, अरे रे। बच्चे SO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3? आई थिंक किसी ने कुछ तो गलत कर दिया है। देखो अगर तुम बैलेंसिंग कभी भी ऐसे कर रहे हो ना, ये ऐसे और ये ऐसे, तो किसी ने इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो गलती से 160 लिख लिया है। बच्चे स्टोइचियोमेट्री से मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा। स्टोइचियोमेट्री से मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट मैं कैसे लिखूंगा? मॉलिक्यूलर वेट मेरे को इसी से लिखना है। आगे फैक्टर से मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। जो भी 160 बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। सल्फर का कितना एटम है? 1। सल्फर का एटॉमिक वेट 32। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो ये हो जाएगा 80। क्लियर? यस नो? किसने बोला था ये 160? जीत, क्लियर है तुझे? यस। तो मोल्स ऑफ SO3 कितना होगा? तो मोल्स ऑफ SO3 कितना है? 2.5 मोल्स। अगर SO3 के मोल्स 2.5 है तो मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? O2 का स्टोइचियोमेट्री अपॉन SO3 का स्टोइचियोमेट्री इंटू 5/2। और मोल्स ऑफ SO2 कितना होगा? मोल्स ऑफ SO2 कितना होगा? इट्स 2/2 इंटू 5/2। तो यहाँ से वेट ऑफ SO2 कितना होगा? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं? 5/2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 64। कितना आ जाएगा यहाँ से? 160 ग्राम। तुमको वॉल्यूम चाहिए O2 का। O2 का वॉल्यूम कितना है? यस। पूरा कैलकुलेशन मोल्स के थ्रू ही करना है यार। मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स गिवन दे के रखे हैं तो फिर वेट फाइंड आउट करो, वॉल्यूम फाइंड आउट करो। सेम फंडामेंटल है उसके। अगर मुझे एग्जाम में बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो O2 के, तो O2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे N×N। तो 5/4 इंटू N। बट मैंने क्या पूछा है? मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं।
मैंने क्या फाइंड आउट करने को बोला है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो वो हो जाएगा 2 × 5/4 n। यस। यस नो। क्या यहाँ तक किसी को किसी पार्ट में कुछ डाउट है? क्या कर सकते हैं इस टाइप के सम अपन? देन ये प्रॉब्लम सॉल्व। रिएक्शन गिवन है तुमको। कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam on it. Atomic weight given है Fe का 56 ग्राम। ओके वेदांत। It's A सिद्धांत, रुचिर, अलिज्ञान, जीत। ओके फाइन गुड, इट्स ए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? मेरे को वेट H2O का गिवन है।
So weight of H2O is given. It's 18 gram. One mole. Moles of Fe कितना होगा? Moles of Fe होगा Fe का stoichiometry divided by H2O का stoichiometry into H2O के moles. तो moles of Fe आ जाएगा it's 2/3 moles. तो यहाँ से you can find out the weight of Fe. It's moles into atomic weight. So 2/3 into 56, 37.3 grams. So it's A. Clear? Yes. Yes, no. Then अपन आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो लेके आना, आगे अपन और प्रॉब्लम्स करेंगे। कल अपना, हाँ कल अपना ऑफिशियल लेक्चर है, आउट लेक्चर नहीं। कल अपना ऑफिशियल लेक्चर में आगे वाला जो पोर्शन है वो फिनिश करेंगे। किसी को कुछ डाउट है? बाय बाय बाय। ओके चल बाय।